Hello everyone. So let's start the next topic, that is fertilizers. Fertilizer, the man-made chemicals prepared in factories which are added to the soil to provide specific nutrients such as nitrogen, phosphorus and potassium (NPK) are called fertilizers. ऐसे मैन मेड केमिकल जो मतलब इंसान खुद बनाते हैं अपना आप फैक्ट्री में तैयार होते हैं, ऐसे केमिकल्स जो कि मिट्टी में उन्हें डाला जाता है ताकि उनसे हम स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स ले सकें। और वो केमिकल्स होते हैं नाइट्रोजन जिसे हम एन से डिनोट करते हैं, फास्फोरस जिसे हम पी से डिनोट करते हैं और पोटेशियम जिसे हम के से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल ये होता है। तो इनको कहते हैं हम फर्टिलाइज़र्स। ये जो है प्लांट, ये फैक्ट्री में बनते हैं। फर्टिलाइज़र्स होते हैं जो फैक्ट्री में बनते हैं और हम इसे मिट्टी में डालते हैं जहाँ फसल उगानी होती है हमें, ऐसी जगह जहाँ पर हमें खेती करनी होती है। वी हैव टू ग्रो क्रॉप्स। एडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइज़र्स। अब हमारे इसके फ़ायदे क्या हैं फर्टिलाइज़र्स के? दे इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन मैनी टाइम्स। ये क्रॉप प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। दे आर ईजी टू यूज़ एंड स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। ये बहुत आसानी से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे रख सकते हैं और कहीं पर भी ले आ सकते हैं आसानी से। दे आर रेडिली अवेलेबल इन एवरी सीज़न। ये हर कोई से सीज़न में मिल जाएंगे आपको। दे आर इमीडिएट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द सॉइल एंड यूज इन द कंसनट्रेटेड फॉर्म। ये हम इसे हाथों हाथ ज़मीन को दे सकते हैं न्यूट्रिएंट्स, कोई से भी। ये मैन्युफैक्चर कंपनी करेगी, कोई फैक्ट्री करेगी मतलब, फिर उससे हम कभी भी ख़रीद सकते हैं इसे मार्केट से और हाथों हाथ हम इसे ज़मीन में लगा सकते हैं ताकि अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिले हमारे प्लांट्स को और बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी दे सकते हैं हम इसे। डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइज़र्स। इसके क्या क्या नुकसान है? डिसएडवांटेजेस मतलब नुकसान। टू मच यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स causes leaching of nitrates and phosphates into the river called eutrophication। जब बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स लीचिंग करते हैं नाइट्रेट्स की और फॉस्फोरस की रिवर में, तो वो यूट्रोफिकेशन हो जाता है। आप जानते हैं यूट्रोफिकेशन होता है, आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। यूट्रोफिकेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारे प्लांट जो है रिवर के ऊपर उगने लगते हैं, जैसे कि उन्हें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। ये खेत से, ज़मीन से बह के, सॉइल से निकल के ये रिवर में मिल जाता है। तो रिवर से इसे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं तो वहाँ पर ये रिवर के सरफेस पर अपनी ग्रोथ कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं हम यूट्रोफिकेशन। इट्स रेगुलर यूज में डैमेज द सॉइल बाय सप्रेसिंग द एक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अगर हम इसे रोज़ इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारी मिट्टी को, सॉइल को बेकार कर देगा। वो कैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, आप और आगे वाली क्लास में भी पढ़ेंगे और ये आपके बहुत काम आएगा। आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं MBBS नीट के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या होते हैं, तो आपको इसे याद रखना पड़ेगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वो होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जैसे साइन जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। Fertilizers should be used as per need of the crop or soil, otherwise it may change the soil chemistry। Fertilizers should be used as per need of crops or soil। फर्टिलाइज़र्स हमारी उसकी फसल की यानी क्रॉप की मदद से या मिट्टी की
मिट्टी जैसी मिट्टी होगी वैसे ही हम फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, या फिर जैसी हमारी फसल होगी, क्रॉप होगी, हम वैसे ही फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करेंगे। इट मे चेंज द सॉइल केमिस्ट्री, मगर ये कुछ फर्टिलाइज़र ऐसे होते हैं जो सॉइल की केमिस्ट्री को चेंज कर देते हैं, मतलब उनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं एसेंशियल, तो उन्हें चेंज कर देते हैं। ये इसके हो गए डिसएडवांटेजेस। सम कॉमन फर्टिलाइज़र्स, कॉमर्शियल नेम्स, मिनरल न्यूट्रिएंट्स। अब ये कुछ नाम है फर्टिलाइज़र्स के, जैसे यूरिया से जो मिनरल्स मिलता है प्लांट को वो मिलता है नाइट्रोजन, और सुपर फॉस्फेट और फ्लाइम, इससे प्लांट को मिलता है फॉस्फेट एंड कैल्शियम। और डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP, डी इसका ये फर्स्ट, ए आ गया अमोनियम का ए आ गया, और फॉस्फेट का आ गया P, तो DAP। इससे मिलता है हमें, इससे प्लांट को ये न्यूट्रिएंट मिलता है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। और फर्टिलाइज़र से मिलता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, NPK, ये हो गया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इससे मिलता है कैल्शियम एंड नाइट्रोजन। अब ये न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को मिलते हैं, और ये फर्टिलाइज़र्स के नाम हैं। अब हम आते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैन्योर में और फर्टिलाइज़र्स में। मैन्योर, पहले आते हैं मैन्योर में नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट वेस्ट, ऐसे जो नेचर से मिलते हैं हमें, कैसे मिलते हैं नेचर से हमें, जो एनिमल या प्लांट के वेस्ट जो वो सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, या माइक्रोब्स उसे खाते हैं, उसे डिस्ट्रॉय करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो वो हो गए हमारे मैन्योर। ऐसे नेचुरल सब्सटेंस जिन्हें जो बेकार हो जाते हैं, प्लांट सड़ने लग जाते हैं, या एनिमल उनका बेकार कूड़ा जो बचता है, जो वो डंक निकालते हैं, तो जो उनका डंक होता है जब वो सड़ने लग जाता है माइक्रोब्स के ज़रिए, उन्हें कहते हैं हम मैन्योर। इट इज़ फर्टिलाइज़र पाते हैं, इट इज़ मैन मेड फर्टिलाइज़र, इट इज़ मैन मेड एंड इज़ इनऑर्गेनिक इन नेचर, यानी इन्हें इंसान बनाते हैं, और ये जो है इनऑर्गेनिक इन नेचर, इनऑर्गेनिक मीन्स जो जिसमें कि कार्बन ऑर्गेनिक होता है, जो कार्बन से मिलकर बना होता है, जो कार्बन से नहीं मिलकर बना होता वो होता है इनऑर्गेनिक। मैन्योर, इट रिस्टोर्स द वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल, इससे जो है सॉइल में पानी बना रहता है, पानी जमा रहता है। इट डज नॉट हेल्प इन इम्प्रूविंग द वाटर रिटेंशन ऑफ द सॉइल, ये पानी रोकने में मदद नहीं करते फर्टिलाइज़र्स सॉइल में। इट इज़ बल्कि एंड कैन नॉट बी ट्रांसपोर्ट ईजीली, ये जो है बहुत भारी होते हैं और इन्हें कहीं ले आया नहीं जा सकता आसानी से। ये जो होते हैं आसानी से ले जा सकते हैं हम इसे कहीं पर भी, बैग में या किसी भी चीज़ में। इट इज़ नॉट ऑलवेज अवेलेबल एज इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग डिकम्पोजिशन प्रोसेस, ये हमारे पास हमेशा नहीं रहता और इसमें बहुत टाइम लगता है डिकम्पोज करने में। अब जैसे कोई भी चीज़ अगर डंक होगा या कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा प्लांट का या एनिमल का, प्लांट अगर सड़ेगा तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, मगर ये जो है इसे कभी भी आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं, इंडस्ट्री से कभी भी ले सकते हैं आप इसे। इट इज़ ऑलवेज अवेलेबल एंड कैन बी प्रोड्यूस रैपिडली इन द इंडस्ट्रीज़, और इसे आसानी से बनाया जा सकता है एकदम इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में। इट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, मगर ये जो है ह्यूमस प्रोवाइड करता है मिट्टी को, सॉइल को, जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ प्लांट या एनिमल। ह्यूमस वो होता है जो पेड़ जो सड़ जाते हैं, मिट्टी के अंदर दब जाते हैं, या एनिमल जो मर के सड़ जाते हैं, तो वो होता है ह्यूमस।
और ये मिट्टी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। इट डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस, मगर ये नहीं देता है ऐसा सॉइल को। मैन्योर इज़ नॉट रिच इन सर्टेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, मैन्योर जो है नॉट, ये प्लांट को इतने ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट नहीं दे पाता जितने की फर्टिलाइजर देता, ये बहुत ज़्यादा देता है। फर्टिलाइजर इज़ वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम एक्सेट्रा। Use of manures improve the soil texture as well as its water retention capacity, replenish the soil with all the nutrients। हम मैन्योर का यूज़ करेंगे सॉइल को अच्छा, मिट्टी को अच्छा करने के लिए, एज वेल एज उसकी वाटर रोकने की कैपेसिटी को अच्छा करेंगे सॉइल की मैन्योर्स के ज़रिए, और न्यूट्रिएंट भी मिल जाएंगे उसे, फर्टिलाइज़र भी डाल देंगे तो। क्रॉप रोटेशन इज़ अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल बाय कल्टिवेटिंग वेरिड क्रॉप इन रोटेशन इंस्टेड ऑफ कल्टिवेशन सेम क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, एक अलग तरीका होता है जो कि सॉइल को दोबारा से रिप्लेनिश करने का काम आता है। वो कैसे होगा, जब हम अलग अलग तरह की फसल लगाएंगे, एक जैसी फसल लगाने के बजाय अलग अलग तरह की फसल लगाएंगे हर साल, तो ये हो गया क्रॉप रोटेशन प्रोसेस, जो कि मिट्टी को हमारे दोबारा से रिप्लेनिश कर दे। रिप्लेनिश का मतलब आप जानते होंगे, रिप्लेनिश का मतलब होता है टू फिल अप अगेन, दोबारा से उसे भरना न्यूट्रिएंट से या वाटर रिटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ पीज इज़ ग्रोन बिटवीन टू सीरियल क्रॉप्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर खेती होती है मटर की दो सीरियल क्रॉप के बीच में। जैसे एक साल एक सीरियल क्रॉप लगाई गई, जैसे मेज़ हो गई, तो अब उसके अगले साल आप लगाएंगे मटर का प्लांटेशन करेंगे, मटर की क्रॉप उगाएंगे, फिर उसके अगले साल फिर दोबारा से आप सीरियल क्रॉप लगाएंगे। तो यह हो गया क्रॉप ऑफ पी इज़ ग्रोन बिटवीन टू सीरियल क्रॉप्स। लेग्यूम क्रॉप्स लाइक पी, बीन्स, पल्सेस एक्सेट्रा। लेग्यूम यानी लेग्यूम का मतलब हो गया फली वाली क्रॉप्स, जैसे कि हो गई पी मटर, बीन मूंगफली, पल्सेस यानी दाल एक्सेट्रा। कंटेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम स्पीशीज़। जैसा कि मैंने आपने पहले बताया था, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम, ऐसे फली वाले प्लांट के पास वो होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम स्पीशीज़ का, विच लिव्स इन इट्स रूट नोड्यूल, जो कि उसकी रूट के पास रहता है। एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो इन पेड़ों की रूट के पास रहता है, और दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन। ये बैक्टीरिया क्या काम करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है और उसे वाटर सोल्यूबल नाइट्रेट्स में, पानी में जो घुलती है नाइट्रेट्स, तो उसको ये उसमें कन्वर्ट कर देता। ये रहता उसके पास है फली वाली फसल के पास, पी की जैसे मटर की और इनकी दालों की, और ये इन्हें वाटर सोल्यूबल नाइट्रेट्स देता है, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है, जिससे इन्हें बहुत फ़ायदा मिलता है। इन मिक्स क्रॉपिंग, 2 or more crops are cultivated together in the same field at the same time। और मिक्स क्रॉपिंग ऐसा तरीका होता है जहाँ 2 या उससे ज़्यादा फसल उगाई जाती हैं एक ही जगह पर, एक ही फील्ड में और एक ही टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल, रेजिंग कॉटन क्रॉप विथ ग्राउंडनट क्रॉप। जैसे रुई की खेती होती है ग्राउंडनट क्रॉप के साथ, यानी मूंगफली की खेती के साथ, उसको कहते हैं हम मिक्स क्रॉपिंग। जब 2 या उससे ज़्यादा क्रॉप एक साथ एक ही जगह पर और एक ही टाइम पर उगाई जाती हैं, तो उसको कहते हैं हम मिक्स क्रॉपिंग। और उसका एग्जाम्पल ये है, रुई की खेती होती हुई आपने देखी होगी,
नहीं देखी तो जाके देख लेना खेत पे और मूंगफली की खेत के साथ। हेलो एवरीवन, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, इरिगेशन। वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। पानी बहुत ज़रूरी होता है प्लांट को बढ़ने के लिए। द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द क्रॉप्स इन अ फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। ऐसा तरीका जिससे हम अपनी फसल को पानी देते हैं तो उसको हम कहते हैं इरिगेशन। डिफरेंट मेथड्स आर यूज फॉर इरिगेशन। बहुत सारे मेथड इस्तेमाल होते हैं अपनी फसल को पानी देने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सॉइल। मगर वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, वो सॉइल कैसी है, किस नेचर की है, मतलब किस टाइप की सॉइल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग तरीके हम उसके हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। क्रॉप प्लांट्स रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर एट डिफरेंट स्टेजेस। जो फसल वाले पेड़ जो होते हैं वो अलग अलग अमाउंट में, अलग अलग मात्रा में, अलग अलग कह सकते हैं उनको हम, अलग अलग क्वांटिटी में और अलग अलग स्टेज पर अलग अलग फसल को अलग अलग अमाउंट का पानी चाहिए होता है अलग अलग स्टेज पर। जब वो छोटा होता है जैसे, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो उसका अमाउंट थोड़ा बढ़ जाता है, और बड़ा होता है तो थोड़ा और बढ़ जाता है। तो इसलिए तो उसके हिसाब से दिया जाता है उन्हें पानी। आइदर एक्सेस और स्कैर्सिटी ऑफ वाटर कैन हार्म द यूजफुल क्रॉप। अगर हम बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे तो हमारी फसल बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, वो बहुत नुकसान पहुंचाएगा, नहीं तो फिर फसल बिल्कुल बेकार भी हो सकती है। एक्सेसिव सप्लाई ऑफ वाटर लीड्स टू द कंडीशन कॉल्ड वाटर लॉजिंग। अगर हमने बहुत ज़्यादा पानी दे दिया तो उस कंडीशन को हम कहेंगे वाटर लॉजिंग। इफ़ वाटर लॉजिंग कंटिन्यूज देन इट रिड्यूसेस द सप्लाई ऑफ एयर टू द रूट्स एंड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। तो अगर वाटर लॉगिंग हो गई, जब बहुत ज़्यादा पानी हमने दे दिया तो उसको कहेंगे हम वाटर लॉगिंग। अगर वो लगातार हम देते रहे तो फिर उससे जो है एयर उसकी पेड़ की जड़ें जो हैं उन तक हवा नहीं पहुंच पाएगी, जितनी उन्हें एयर चाहिए होगी, ऑक्सीजन चाहिए होगी, जितनी उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगी वो नहीं पहुंच पाएगी। एंड प्रिवेंट द ग्रोथ, फिर उससे उसकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। जितना वो बढ़ता पेड़ ग्रोथ होती उसकी, तो वो ग्रोथ रुक जाएगी। इट कैन ऑल्सो इंक्रीजेज द सॉल्ट कंटेंट ऑफ द सॉइल। फिर उससे जो है उसकी मिट्टी का जो है सॉइल का उसमें जो है सॉल्ट जो है उसका अमाउंट भी बढ़ जाएगा। एंड में परमानेंटली डैमेज द क्रॉप, और वो बिल्कुल ख़राब कर देगा हमारी फसल को। इट ऑल्सो ड्रेस्टिकली रिड्यूसेस द सॉइल फर्टिलिटी, और इससे सॉइल की जो है फर्टिलिटी, जिससे असेंशियल बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो भी कम हो जाएंगे। उससे सॉइल की क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगी उससे हमारी। सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी कहाँ से ले सकते हैं हम। वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक वेल्स। अपनी फसल को देने के लिए पानी कहाँ से ले सकते हैं हम, कुएँ से, ट्यूबवेल से, रिवर से, तालाब, पॉन्ड्स, लेक, कैनाल्स एक्सेट्रा फॉर इरिगेशन पर्पजेज। इरिगेशन के लिए, ताकि क्रॉप को पानी देने के लिए हम यहाँ से पानी ले सकते हैं। इन इंडिया अबाउट 18% ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इज़ फुल्ली इरीगेटेड। इंडिया के अंदर जो है 18% खेती की एग्रीकल्चरल लैंड यानी खेती करने की ज़मीन जो होती है वो जो है फुल्ली इरीगेटेड, पूरी तरीके से पानी दिया जाता है। 24% पार्शियली इरीगेटेड, और जिसमें से 24% जो है उन्हें आधा पानी दिया जाता है। एंड द रिमेनिंग 58% डिपेंड अपॉन द मानसून एंड आवर फार्मर्स मोस्टली डिपेंड अपॉन इट। और जो 58% आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्वांटिटी है, वो जो है हमारी मानसून के ऊपर डिपेंड रहती है। मतलब कब बारिश पड़े, कब बारिश के इंतज़ार में रहते हैं। और फार्मर जो हैं, किसान जो हैं,
वो बारिश के इंतज़ार में रहते हैं कब हमारी बारिश पड़े और कब हमारी फसल उगे। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, पुराने तरीके पानी पहुंचाने के अपनी फसल को। सम ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम वेल्स, लेक्स, रिवर, कैनाल एक्सेट्रा आर एज फॉलोज। पुराने तरीके जिससे पानी पहुंचाया जाता अपनी फसल को, वेल्स हो गई, लेक्स, रिवर्स, कैनाल एक्सेट्रा। मोट, पुले सिस्टम, ये देखा होगा आपने शायद, बहुत कम बचे हैं। पहले होता था इससे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, अब तो बहुत कम होता है। पहले इससे ट्यूबवेल पुली सिस्टम की मदद से पानी नीचे होता था कुएं के अंदर, फिर उससे खींचते थे, फिर उसे अपनी फसलों तक पहुंचाते थे। लेवर सिस्टम, यहाँ आप गाय या बैल होती थी तो उससे ऐसे कर पानी पहुंचाया जाता था। इसको कहते हैं हम लीवर सिस्टम, इसको कहते हैं पुले सिस्टम। इसको कहते हैं चेन पम्प, ये चेन की तरह होता है, पंप होता है, इससे भी पानी पहुंचाया जाता है। ये देख ली ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड, ये होगा ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड्स, जो कि मैंने नहीं देखा है आज तक रियलिटी में ऐसा। तो दीज मेथड आपने देखा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। दिस मेथड इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ ह्यूमन और कैटल फॉर लिफ्टिंग वाटर। ये वाला मेथड जो था, पुराना वाला मेथड था, इसमें इंसान या किसान खुद पानी निकालते थे या किसी जानवर का इस्तेमाल करते थे, जैसा आप ये देख सकते हैं। अब आते हैं मॉडर्न इरिगेशन, नया तरीका पानी पहुंचाने का अपनी फसल को। दिस मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन मेक्स इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ वाटर। टू सच मेथड आर स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन। ये हमारे लिए बहुत इकोनॉमिकल फ़ायदेमंद होता है ये वाला पानी पहुंचाने का तरीका, मॉडर्न इरिगेशन मेथड। इसमें से दो तरीके ये लिखे हैं आपके, स्प्रिंकल सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। स्प्रिंकल ये देख सकते हैं आप, ये है पाइप, इसमें से देखिए चारों तरफ से पानी निकल रहा है। अब स्प्रिंकल के बारे में हम पढ़ते हैं। स्प्रिंकल सिस्टम ये कैसे वर्क करता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल पाइप हैविंग नोजल्स रोटेशन ऑन द टॉप। It consists of small pipes having nozzles rotation on the top, which are joined to the main pipe at the regular intervals. ये बना हुआ होता है छोटे छोटे पाइप का, नोजल लगी हुई होती हैं छोटे छोटे पाइप की, और वो घूमती रहती हैं, जैसे ये घूम रही हैं, ये रोटेट करती रहती हैं। विच आर जॉइंट टू द मेन पाइप, ये मेन पाइप से जुड़ा हुआ होता है यहाँ से, जो कि इन्होंने दिखाया नहीं है, ये पीछे से मेन पाइप से जुड़ा हुआ होता है, और जो कि हर एक रेगुलर इंटरवल पे, मतलब हर 2 मिनट के बाद, जैसे कोई 2 मिनट एग्जाम्पल के तौर पे बोल देता हूँ मैं कि 2 मिनट के बाद ये मतलब 1 मिनट के बाद ये इधर आ जाएगा, फिर ये 1 मिनट के बाद ये पूरा घूम के फिर इधर आ जाएगा। विथ प्रेशर मूव आउट थ्रू नोजल कवरिंग लार्ज एरिया। बहुत तेज़ प्रेशर से, बहुत तेज़ी के साथ ये बाहर आता है और ये बहुत दूर तक पानी फेंकता है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर इरिगेशन अनइवन लैंड पीसेस। ये सबसे आम तरीका है जो ज़मीन जो है अनइवन ज़मीन के टुकड़े होते हैं। दे आर ऑल्सो यूज फॉर कूलिंग एंड फॉर द कंट्रोल ऑफ एयरबॉर्न डस्ट। ये इसलिए और यूज़ करा जाता है, इससे जो है ठंडक रहती है। जब ये चारों तरफ फैलेगा, बहुत दूर दूर तक पानी जाएगा, तो इससे जो है ठंडक रहेगी, कूलिंग रहेगी हल्की हल्की, और इससे जो है हमारे जो गंदगी आती है, धूल आती है उड़ उड़ कर, तो इससे वो भी कंट्रोल में रहेगी। इट इज़ इकोनॉमिकली एंड वेरी यूज़फुल फॉर सैंडी सॉइल्स। ये जो है बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है सैंडी सॉइल्स के लिए, जो सैंड वाली मिट्टी, रेत वाली जो सॉइल होती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब आते हैं हम ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रिकल इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन को हम कहते हैं ट्रिकल इरिगेशन। इट प्रोवाइड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप।
ये पानी पहुंचाता है बूंद बूंद के जरिए, एंड इट इज़ यूजफुल व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ स्कार्स। और ये जब ज़्यादा यूज़ करा जाता है जब वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। सो वाटर कंजप्शन इज़ ऑप्टिमाइज एंड वेस्टेज इज़ बेयर मिनिमम। तो वाटर का इस्तेमाल जो है वो बहुत बहुत सही तरीके से होता है, और फिर वेस्टेज भी उसका बहुत कम होता है इस मेथड के ज़रिए। ये देख सकते हैं आप, ड्रिप इरिगेशन मेथड, ये ड्रिप इरिगेशन मेथड। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ So this system consists of a main pipe to which lateral pipes are joined, which are provided with the nozzles. ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि मिलके बना हुआ है एक मेन पाइप से, जिससे कि एक लेटरल पाइप भी जुड़ा हुआ है पीछे से और जुड़ा हुआ, विच आर प्रोवाइडेड विद द, और फिर उसे क्या मिला हुआ, नोजल मिली हुई, एंड नोजल आर प्लेस्ड क्लोज टू द रूट्स। नोजल जो है वो रूट के बिल्कुल पास में लगा हुआ है, दस इरिगेटिंग द प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। फिर उसके बाद जो पेड़ों को पानी जाएगा वो बूंद बूंद के ज़रिए जाएगा। हेलो माय फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वीडिंग। द अनवांटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड्स ग्रो अलोंग विद द मेन क्रॉप, which have to be removed to get the better crop yield। जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, मतलब जिन्हें हम नहीं चाहते कि ये, तो उसे कहते हैं हम वीड। जो कि हमारी मेन फसल, जो हम जैसे गेहूं की फसल उगा रहे हैं, किसान गेहूं की फसल उगाते हैं, तो जो वहाँ पर हमें ऐसे ऐसे पेड़ उगते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, तो उन्हें हम कहते हैं वीड। हम उन्हें हटा देते हैं ताकि हमारी फसल जो है अच्छी तरीके से उगे, बढ़िया उगे, उन्हें सही से न्यूट्रिएंट्स मिले। दे कॉम्पीट फॉर ऑल द न्यूट्रिएंट्स नीडेड टू बी अ मेन क्रॉप प्लांट्स एंड हैम्पर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप प्लांट। ये जो है अब वीड्स क्या काम करते हैं, उनका न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, उनसे कॉम्पीट करते हैं, मतलब उनसे मुकाबला करते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए, और उनकी ग्रोथ को भी कम कर देते हैं। जब वो उनसे जीत जाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं उनके, जो कि हमारी फसल को फिर नुकसान पहुंचाता है। दस द वीड मस्ट बी डिस्ट्रॉयड। तो इसलिए हमें उन्हें ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। दिस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स विदाउट हार्मिंग द क्रॉप इज़ कॉल्ड वीडिंग। ये प्रोसेस जिसमें हम वीड को हटा देते हैं, या वीड्स, जंगली पेड़ को जो जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जो हम फसल उगा रहे हैं उसको हटाने को, और अपनी फसल को नुकसान पहुंचाए बिना ही हम ये काम करते हैं, तो इसको हम कहते हैं वीडिंग। तो आगे आपको समझ में क्या होता है वीडिंग। तो अब आते हैं मेथड्स इन्वॉल्व इन रिमूविंग वीड्स। अब क्या क्या तरीके होते हैं जिनसे हम वीड्स को हटा सकते हैं। मैनुअल वीडिंग, द वीड्स आर अपरूटेड विथ हैंड्स। तो वीड्स को हम हाथ से पकड़ के भी हटा सकते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये हाथ से पकड़ के हटा सकते हैं। उसकी रूट ऐसे निकाल लेंगे हाथ से पकड़ कर। मैकेनिकल वीडिंग, इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ टूल्स लाइक हैरो, स्पेड्स और ट्रोवल्स। खुरपा, ये दे रखे हैं टूल्स, वीडिंग टूल्स, हैरो, स्पेड्स, खुरपा, जिसे हम कहते हैं हिंदी में खुरपा, ट्रोवल। केमिकल वीडिंग, इट इन्वॉल्व्स द स्प्रेइंग ऑफ chemicals called weedicides like 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, and MCP, 2-methyl-4-chloro-1-phenoxyacetic acid। यानी हम ऐसे केमिकल छिड़केंगे जो कि होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं वीडिसाइड्स।
जैसे कि ये दे रखा 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड और MCP, ये 2 मिथाइल 4 क्लोरो 1 फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। द weedicides आर डाइल्यूटेड विद वाटर बिफोर बीइंग स्प्रेड। जो weedicide होते हैं, ये जो होते हैं 2,4-D MCPA, इन्हें पहले थोड़ा सारा इनमें पानी मिक्स कराया जाता है स्प्रे करने से पहले। स्प्रेइंग ऑफ weedicide में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर, ये किसानों की हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा सकता है। सो दे शुड बी हैंडल केयरफुली, तो इसको हमें सही से इस्तेमाल करना, सही से हैंडल करना होगा। फार्मर्स शुड कवर देयर नोज़ एंड माउथ वाइल स्प्रेइंग। किसानों को अपनी नाक और मुंह को ढक लेना चाहिए जब वो स्प्रे करता है। दे शुड प्रॉपर्ली क्लीन देयर बॉडी आफ्टर स्प्रेइंग। अपनी बॉडी को साफ़ कर लेना चाहिए स्प्रे करने के बाद। वीडिसाइड शुड बी स्प्रेड थ्रू द वेजिटेटिव फेज। वीडिसाइड जब स्प्रे करा जाता है जब वो वेजिटेटिव फेज में होता है, डेट इज़ बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड जर्मिनेशन। IE का मतलब होता है डेट इज़, जो कि बिफोर फ्लावरिंग। वेजिटेटिव फेज का मतलब हो गया बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड जर्मिनेशन, मतलब फूल निकलने से पहले एंड सीड जर्मिनेशन के बाद। बायोलॉजी सीड जर्मिनेशन से पहले और फ्लावर निकलने से पहले। बायोलॉजिकल वीडिंग, ये केमिकल वीडिंग पढ़ा हमने इसमें स्प्रेइंग करते हैं किस वीडिसाइड्स का, और मैनुअल में हम अपने हैंड से ही प्लांट को कर लेते हैं। अब आते हैं बायोलॉजिकल वीडिंग। इट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ इंसेक्ट एंड अदर ऑर्गेनिज्म दैट डिस्ट्रॉय द वीड्स प्लांट्स विदाउट अफेक्टिंग द मेन क्रॉप। इसमें हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? इंसेक्ट और दूसरे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ भी, जैसे बर्ड्स भी हो सकती हैं, सम बर्ड्स और सम इंसेक्ट्स, जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं वीट प्लांट को ख़राब कर देते हैं, जो कि हमारी मेन फसल को ख़राब नहीं करते, वीट प्लांट को ख़राब कर देते हैं। दे आर रिलीज इन द फील्ड विच फीड ऑन वीड्स एंड डिस्ट्रॉय देम। इन्हें फील्ड में छोड़ा जाता है और फिर ये वीट को, जंगली पेड़ पौधों को जिन्हें हम नहीं चाहते, उन्हें खा जाते हैं और ख़त्म कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोकिनियल इंसेक्ट इन तमिलनाडु इज़ यूज्ड टू एलिमिनेट ओपियोंटा प्रिकली पियर फ्रॉम द क्रॉप फील्ड। एक इंसेक्ट होता है कोकिनियल इंसेक्ट, जो कि तमिलनाडु में पाया जाता है, जो कि ख़त्म करता है ओपियोंटा प्रिकली पियर फ्रॉम द क्रॉप फील्ड। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, क्रॉप प्रोटेक्शन। प्लांट्स नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनिज्म विच कैन डैमेज देम एंड मेक क्रॉप अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। प्लांट को ज़रूरत होती है अलग अलग तरह के पशु पक्षियों से, ऑर्गेनिज्म से, इंसेक्ट से, जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं और ह्यूमन की क्रॉप को जो है बेकार कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पेस्ट। रोडेंट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ पेस्ट। ये इसके एग्जाम्पल है, रोडेंट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स। क्रॉप्स कैन बी अटैक्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगी। क्रॉप को अटैक बैक्टीरिया भी कर सकता है, वायरस भी और फंगी भी, विच अल्टीमेटली रिड्यूस द क्रॉप प्रोडक्शन। और वो हमारी फसल का प्रोडक्शन कम कर देता है, फसल की पैदावार को कम कर देता है। फॉर एग्जांपल, फंगी कॉज रस्ट एंड स्मट इन वीट। ये आपका बहुत काम आएगा, ये आप आगे अगर बोलेंगे MBBS की तैयारी करेंगे तो नीट की तैयारी में आप में ये बहुत काम आएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो अभी से ही पढ़ के चलिए आप। एंड कॉज लेट ब्लाइंड इन पोटैटोज।
और फिर ये एक डिजीज़ कर देता है उसमें प्लांट में पोटैटो के, जिसे हम कहते हैं लेट ब्लाइंड डिजीज़। फंगी क्या करता है? रस्ट एंड स्मट इन व्हीट। फंगी रस्ट एंड स्मट जो है वो गेहूँ में कर देता है, और लेट ब्लाइंड करता है आलू में। बैक्टीरिया कॉज विल्ट इन प्लांट विच ब्लॉक द टिश्यू एंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट। बैक्टीरिया क्या करता? विल्ट कर देता, जो कि क्या कर देता? विल्ट हो जाता, तो फिर उसके बाद वो उसके टिश्यू को बंद कर देता। टिश्यू यानी जो सेल से मिलके जो बना हुआ होता है उसको हम कहते हैं टिश्यू। सेल का एग्रीगेट को हम कहते हैं टिश्यू। टिश्यू के एग्रीगेट को हम कहते हैं ऑर्गन। तो यहाँ है टिश्यू को वो जब बंद कर देगा तो हमारा जो है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो बंद हो जाएगा। एज अ रिज़ल्ट पानी में जो वो पेड़ जो पानी लेता है ज़मीन से, तो वो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ज़रिए लेता है, तो वही बंद हो जाएगा। तो समझ लीजिए आपका पेड़ ख़राब हो जाएगा, मुरझा जाएगा। एज अ रिज़ल्ट क्रॉप प्लांट डाइज ड्यू टू लैक ऑफ वाटर एंड अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो फिर प्लांट मर जाएगा उससे अगर पानी नहीं मिलेगा तो, और ना ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स उस तक पहुंच पाएंगे। डिफरेंट मेथड्स एडॉप्टेड बाय फार्मर्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। अलग अलग तरीके हैं इस्तेमाल करते हैं फार्मर, किसान, अपनी फसल को बचाने के लिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम स्ट्रे एनिमल्स। अब प्रोटेक्शन करते हैं स्ट्रे एनिमल्स से। क्रॉप्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनिमल्स लाइक काउस, बफेलो बाय रेजिंग वायर फेंस। अब फसल को बचाने के लिए स्ट्रे एनिमल से जो कि होती हैं काऊ, बफेलो, भैंस, गाय, हम तार लगा देते हैं चारों तरफ, वायर फेंस लगा देते हैं कांटों वाला तार, जिससे गाय भैंस हमारी नहीं आती। प्रोटेक्शन फ्रॉम बर्ड्स। हम चिड़ियों से कैसे बचाते हैं अपनी फसल को ख़राब होने से। मैन लाइक डमीज ऑल्सो कॉल्ड स्केयर क्रोज आर इरेक्टेड इन द फील्ड to show the human present in that area. These dummies scare the birds and prohibit their attack on crop. अब हम पक्षियों से कैसे बचा सकते हैं अपनी क्रॉप को, फसल को बर्बाद होने से? ये आपने देखा भी होगा, हम एक पुतला बना देते हैं इंसान के जैसा, तो उसके ऊपर वो जो पक्षी उससे डरते हैं, कॉल्ड स्केयर क्रोज, उसे हम कहते हैं मैन लाइक डमीज कॉल्ड स्केयर क्रोज। फिर हम उसे खड़ा कर देते हैं कि ये शायद कोई इंसान होगा, तो पक्षी उससे डरेंगे आने से कि यहाँ इंसान खड़ा है, तो फिर उससे हमारी फसल बची रहेगी जो उसे नुकसान पहुँचाती हैं पक्षी। प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स। अब पेस्ट से कैसे बचाया जा सकता है? पेस्ट आर ऑर्गेनिज्म दैट डैमेज द क्रॉप एंड हैंस लोअर देयर प्रोडक्शन। पेस्ट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये फसल को ख़राब करते हैं और उसके पैदावार को कम करते हैं, उसकी तादाद को कम करते हैं। कॉमन पेस्ट फाउंड इन फील्ड आर मोथ, बीटल, ग्रास हॉपर, बटरफ्लाई एंड रोडेंट्स। ये आम हैं जो कि पाए जाते हैं ज़्यादातर खेतों में, फसलों में। टिड्डा और ये बीटल, बटरफ्लाई, रोडेंट्स एक्सेट्रा। पेट्स कैन बी कंट्रोल यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स लाइक वीडिसाइड्स। पेस्ट को हम इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। वीडिसाइड, ये भी मैंने आपको बता दिया, वीडिसाइड्स के ज़रिए जो कि स्प्रे कराया जाता है स्टैंडिंग क्रॉप बिफोर, खड़ी हुई जो हमारी फसल होती है उस हमारे फूल निकलने से पहले। फूल के बाद आता है हमारा फ्रूट, तो फ्रूट से भी पहले आता है हमारा फूल। फूल निकलने से पहले हम इसको स्प्रे कर देते हैं। स्मॉल फार्मर स्प्रे इंसेक्टिसाइड बाय हैंड ऑपरेटिंग स्प्रेइंग मशीन। छोटे फार्मर जो हैं अपने हाथ से ही स्प्रे कर देते हैं।
स्प्रे मशीन से। और वेयर एज लार्ज स्केल स्प्रेइंग ड्यूरिंग द पेस्ट अटैक इज डन विद द हेल्प ऑफ एयरक्राफ्ट इन कंट्री लाइक यूएस एंड कनाडा। मगर जहाँ बहुत बड़ी फसल उगती है, क्रॉप प्रोडक्शन होता है, वहाँ पर अगर पेस्ट हमला कर देता है तो फिर हम बड़े स्केल पर वहाँ पर एरोप्लेन एयरक्राफ्ट से होता है, एयरक्राफ्ट से उन पे स्प्रे करा जाता है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखा रखा है। स्प्रेइंग केमिकल्स यूजिंग एयरक्राफ्ट। ये देखिए, ये एयरक्राफ्ट उड़ रहा है और ये स्प्रे कर रहा है पूरी फसल को। बहुत बहुत लार्ज क्वांटिटी में जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है तो उसमें एयरक्राफ्ट का यूज़ करा जाता है इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने के लिए, वीडिसाइड स्प्रे करने के लिए, वीडिसाइड को मारने के लिए स्प्रे करा जाता है। हार्वेस्टिंग। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, हार्वेस्टिंग। व्हेन द क्रॉप्स अटेन मैच्योरिटी इट हैज़ टू बी रिपीट। जब फसल अपनी मैच्योरिटी पर आ जाती है, मतलब बिल्कुल पीक पर आ जाती है, जब फसल हमारा फल देने पर आ जाती है, इट हैज़ टू बी रीप्ड। हार्वेस्टिंग रिफर्स टू कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप्स। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है काटना और इकट्ठा करना मैच्योर क्रॉप को। जब वो यानी जवान हो जाती है, हम कह सकते हैं जवान हो जाती है, जैसे पीक पे आ जाती है, मतलब फल देना स्टार्ट कर, जब वो फल दे देते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो मिल जाता है हमें। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट फ्रॉम द ग्राउंड। हार्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं, अपनी फसल को ज़मीन से निकाल लेते हैं। इट मार्क्स द एंड ऑफ फील्ड वर्क एंड क्रॉप इज़ रेडी फॉर द कलेक्शन। अब इससे हमारा मार्क लग जाता, पता लग जा, इससे हमारा आखिर हो जाता है कि ये हमारा फसल तैयार हो चुकी है और हमारा काम का एंड हो चुका है। इट इज़ एसोसिएटेड विद सेलिब्रेशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और दूसरी कंट्री में इसे सेलिब्रेट करा जाता है, इसे मनाया जाता है। जैसे हम हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वैसे इसे सेलिब्रेट करा जाता है। बैसाखी पंजाब में, बिहू आसाम में, ओणम केरला में, ये इनके सेलिब्रेशन होते हैं। बैसाखी, बिहू, ओणम एंड पोंगल तमिलनाडु आर सम हार्वेस्ट फेस्टिवल। ये इनके त्यौहार होते हैं, जैसे हमारे यहाँ ईद, होली, दिवाली होते हैं। हार्वेस्टिंग इज़ डन बाय सिकल्स और मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। हार्वेस्टिंग किससे कराया जाता है, सिकल्स से या मशीन से, तो उसको हम कहते हैं हार्वेस्टर्स। अब आ जाते हैं थ्रेशिंग पे। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग chaff from the grain is known as threshing. Separating chaff from the
सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, डेट इज़ जो कि है थ्रेशिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग चाफ फ्रॉम द ग्रेन्स इज़ नोन एज थ्रेशिंग। अलग करना हमारे ग्रेन्स को चाफ से, यानी हमारे जो जैसे वीट आपने वो देखा होगा, गेहूँ या चावल देखे होंगे, उसके ऊपर जो छिलका होता है उसको कहते हैं हम चाफ, और उसमें से जो अंदर वीट होते हैं उसे हम यहाँ कह रहे हैं ग्रेन्स। तो ग्रेन्स हमारे बीज को निकालना, यानी गेहूँ वही चावल को निकालना, चावल के दाने को उसके ऊपर की कवरिंग से बाहर, तो उसको कहते हैं हम थ्रेशिंग। द हार्वेस्टेड क्रॉप इज स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। जो हमने हार्वेस्ट करके क्रॉप निकाली थी ग्राउंड से, अब उसे हम ज़मीन पर फैलाते हैं, अपनी ज़मीन पर फैलाते हैं। फिर फार्म एनिमल्स सच एज कैटल आर मेड टू वॉक ओवर इट। फिर कुछ जो हमारे पालतू जानवर होते हैं, फार्म एनिमल होते हैं, किसानों के पास जो जानवर होते हैं उन्हें, जैसे काऊ, बफेलो एक्सेट्रा, तो उनके ऊपर उन्हें चलाया जाता है। एंड कैटल इन दिस वे ग्रेन्स आर रिलीज एंड कलेक्टेड फ्रॉम चाफ। इसी तरीके से ग्रेन हमारा जो अनाज वो बाहर आ जाता है, किससे? चाफ से, उसके ऊपर की कवरिंग से। दीज डेज थ्रेशिंग इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ कंबाइंड हार्वेस्टर्स। इन दिनों में जो है थ्रेशिंग करी जा रही है, किससे? कंबाइन हार्वेस्टर्स के ज़रिए, हार्वेस्टर के साथ साथ। इट इज़ कॉल्ड कंबाइंड बिकॉज इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू मशीन डेट इज़ हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। अब मशीन है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं दो मशीनों का एक मशीन बन रही है, हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। जैसा कि ये है, थ्रेशर भी है और ये थ्रेशिंग बाय कंबाइंड, थ्रेशिंग भी हो रहा है, इससे हो रही है, और हार्वेस्टिंग भी हो रही है। ये होता है थ्रेशिंग करने का तरीका। अब मशीन से हो रही है सब। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, डेट इज़ विनोइंग। आफ्टर थ्रेशिंग द chaff is removed from the grain with the help of air. This is called winnowing. अब थ्रेशिंग करने के बाद चाफ को हटाया जाता है ग्रेन के ऊपर से, किससे? हवा से, और तो उसे कहते हैं हम विनोइंग। फार्मर्स डू विनोइंग विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। फार्मर्स विनोइंग करते हैं अपने हाथों से। नाउ डेज विनोइंग इज ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ विनोइंग मशीन। मगर अब के ज़माने में विनोइंग हो रही है मशीन से, ये हाथ से कर रहे हैं। स्टोरिंग ऑफ ग्रेन। आफ्टर विनोइंग फ्रेश क्रॉप्स हैव टू बी स्टोर्ड। अब विनोइंग के बाद ताज़ी क्रॉप को अब हम रखेंगे, स्टोर करेंगे। मतलब fresh crop has more moisture content and has need to be dried up period to storage in order to stop the microbial growth। जो हमने ताज़ी फसल जो निकाली है, तो उसमें जो है मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम उसे सुखा के रखते हैं ताकि उसमें माइक्रोब, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एक्सेट्रा कुछ हमारी फसल को ख़राब ना कर दे, तो इसलिए हम उसे सुखा के रखते हैं। इफ़ फ्रेश हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग। अगर हमारी ऐसी स्टोर कर देंगे हम बिना सुखाए उसे, दे में गेट स्पॉइल्ड, तो वो ख़राब हो जाएगी। ऑन डोमेस्टिक लेवल्स ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन स्मॉल मेटेलिक कंटेनर। इन डोमेस्टिक लेवल, अगर हम घर पे अपने अनाज को स्टोर करते हैं मेटल कंटेनर, इन स्मॉल मेटल कंटेनर। मेटल का बना हुआ होता है हमारे यहाँ, आपने देखा होगा, लोहे का, उसके अंदर हम अपने गेहूँ को रखते हैं या चावल को रखते हैं। हाउएवर लार्ज स्टोरेज डन इन सिलोज, ग्रेनरीज एंड गनी बैग्स। और बहुत ज़्यादा अगर अमाउंट में, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में रखते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर रखते हैं, तो वो किस उसमें स्टोर करा जाता है? सिलोज में, जैसा कि इस पिक्चर में दिखा रखा है। ये बड़े बड़े से ड्रम लाइक टाइप स्ट्रक्चर है मेटल, इसमें स्टोर करे जाते हैं। ये होती है हमारी ग्रेनरीज।
यहाँ पर ये रखें आपके कट्टे, इसके अंदर हमारा अनाज रखा है। ये बड़ी बड़ी ग्रेनरीज होती हैं। स्टोर ग्रेन्स इन कूल एंड ड्राई प्लेस। हम ग्रेन्स को अनाज को स्टोर करते हैं हम खाए में ठंडी और सूखी जगह पर। एज मॉइस्चर प्रमोट द फंगल ग्रोथ। अगर नमी वाली जगह में रखेंगे तो हमारी फंगस लग जाएगी। स्टोर ग्रेन्स ऑल्सो नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रैट्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। इस जो हमने इसे स्टोर करा है अपने अनाज को, गेहूँ के बीज, गेहूँ को या गेहूँ को या किसी भी कोई भी अपनी ग्रेन्स को, तो वो हमें उससे बचा के रखना पड़ेगा, चूहे से, चिड़िया से और इंसेक्ट से, कीड़े मकोड़ों से। सो पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड ऑन देम टू कीप द पेस्ट अवे। तो हम उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल स्प्रे कर देंगे जिससे कि हमारी वो ख़राब ना हो। सिलोज एंड ग्रेनरीज। अब सिलोज और ग्रेनरीज के बारे में हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। दीज आर बिग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दैट आर यूज फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स इन बल्क। ये जो है बहुत बड़े सिलेंडर की तरह स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्टोर करते हैं ग्रेन्स, अनाज को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। इट स्टोर्स द डिफरेंट स्टॉक ऑफ फूड विथ आउटलेट एट डिफरेंट लेवल टू विड्रॉ द रिक्वायर अमाउंट ऑफ ग्रेन। ये जो है अलग अलग तरीके के फूड स्टॉक करते हैं अलग अलग लेवल पर, कोई कम करता कोई ज़्यादा, टू विड्रॉ द, और निकालते हैं हम जितनी हमें उसकी ज़रूरत होती है, जितनी हमें अनाज की ज़रूरत होती है उसके हिसाब से निकालते हैं। सिलोज आर मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। FCI की फुल फॉर्म बच्चों आपको याद रखनी होगी। FCI का मतलब होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सिलोज कौन मेंटेन करता है इन्हें, बड़े बड़े सिलोज को? ये करती है हमारी गवर्नमेंट एजेंसी FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सम स्टॉक ऑफ ग्रेन आर मेंटेन्ड to compensate for the storage due to failure of monsoon in any particular area around the year। हम कुछ स्टॉक यानी कुछ बचा के रख लेते हैं अपने अनाज को, टू जैसे कहीं पर भी फेलियर हो जाता है, कहीं पर भी मानसून आ जाता है या कुछ हो जाता है, कुछ परेशानी हो जाती है, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो उस पूरे साल के लिए हम उसे बचा के रख लेते हैं। और जब ज़रूरत पड़ती है, इमरजेंसी आ जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, मानसून ख़राब हो जाता है मौसम, जिससे हमें अनाज नहीं मिल पाता, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड बफर स्टॉक। उसको कहते हैं हम बफर स्टॉक। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, एनिमल हस्बेंड्री। द रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स अलॉन्ग विथ प्रोवाइडिंग देम फूड एंड शेल्टर इज़ कॉल्ड एज एनिमल हस्बेंड्री। द रेयरिंग एंड ब्रीडिंग यानी रेयरिंग। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, डेट इज एनिमल हस्बेंड्री। द रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स अलॉन्ग विथ प्रोवाइडिंग देम फूड एंड शेल्टर इज कॉल्ड एज एनिमल हस्बेंड्री। अपने फसल को यानी जानवरों को पालना और उसकी प्रजाति को आगे बढ़ाना यानी नस्ल को आगे बढ़ाना, खाना देने के साथ साथ, उन्हें जगह देने के साथ साथ, उसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इज़ टू इम्प्रूव द ब्रीड ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स एंड टू गिव देम बेस्ट न्यूट्रिशन एंड एटमॉस्फेयर दैट द यील्ड ऑफ मीट, एग, मिल्क एक्सेट्रा कैन बी रेज्ड। जो हमारा सबसे मेन काम है, सबसे पहला काम है एनिमल हस्बेंड्री का, उनकी ब्रीड को बढ़ाना, उसकी ब्रीड को अच्छा करना, ताकि उसके आने वाली नस्ल को हम और कितना अच्छा कर सकते हैं, और उन्हें हम कैसे बेस्ट न्यूट्रिशन दे सकते हैं, कैसे बेस्ट खाने पीने का दे सकते हैं, बेस्ट फैसिलिटी दे सकते हैं, एटमॉस्फेयर सराउंडिंग उसका अच्छा कर सकते हैं, आसपास गंदगी ना हो और ये सब बार बार क्लीन करते रहना, तो जिससे कि, और उसे सही टाइम पे खाना देना, तो जिससे कि हमारा अच्छे से हमें
मीट मिल सकता है, अंडा मिल सकता है, दूध मिल सकता है एक्सेट्रा, जिससे कि वो हमारी बढ़ जाए, हमें अंडे दूध ज़्यादा मिले और ये सब चीज़ें। सो प्लीज़ सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। So friend, let's revise. Crop is the term used to describe a plant that is grown in large quantities, especially as food or fodder for livestock. क्रॉप जो है फसल हम कहते हैं जो प्लांट होता, जो पेड़ों की बहुत सारी, हम पौधों की बहुत अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में, बहुत ज़्यादा तादाद में उसे उगाते हैं, और किसके लिए? अपने खाने के लिए या फिर चारे के लिए, या उसे स्टॉक करने के लिए, लाइव स्टॉक करने के लिए। द क्रॉप्स सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। जो फसल उगती है बरसात के मौसम में, बारिश के मौसम में, उसे खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। और जो फसल द क्रॉप सोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। और जो फसल उगती है जाड़ों के टाइम, ठंड के टाइम, उसे कहते हैं हम रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स सोन इन समर सीजन्स आर कॉल्ड ज़ैद क्रॉप्स। जो गर्मी के टाइम उगती है, समर सीजन में उगती है, उसे कहते हैं ज़ैद क्रॉप्स। द सब्सटेंस विच आर एडेड इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। ऐसे सब्सटेंस जो कि ऐड होते हैं न्यूट्रिएंट्स के, जो कि न्यूट्रिएंट्स देते हैं और हेल्दी ग्रोथ करवाते हैं प्लांट्स की, उसे हम कहते हैं मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स, जो कि प्लांट में जाके जुड़ते हैं न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में। हम ऐसे सब्सटेंस देते हैं। हार्वेस्टिंग इज़ द कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप वाइल थ्रेशिंग इज रिमूविंग ऑफ ग्रेन फ्रॉम चाफ। हार्वेस्टिंग का मतलब होता फसल को काटना, जब वो अपनी ग्रेन्स देने लग जाती है, अपने बीज, अपना फूड देने लग जाती है, फूड प्रोडक्ट, तो उसको हम कहते हैं हार्वेस्टिंग, जब हम उसे काटते हैं। और थ्रेशिंग उसको कहते हैं जब हम जैसे वीट, गेहूँ का छिलका होता है ऊपर का, जैसे राइस का ऊपर जो छिलका होता है, उससे अलग करने को, उस छिलके को हटाने को कहते हैं हम थ्रेशिंग। एनिमल हस्बेंड्री involves the rearing of animals in farms or at homes by providing with proper food, shelter and care. एनिमल हस्बेंड्री में होता है एनिमल को देखभाल करना, एनिमल की देख रेख करना अपने घर पर या किसी खेत में, या फिर उन्हें खाना देना सही से, उनके लिए समय समय पर खाना देना, उनकी देखभाल करना, उन्हें जगह देना रहने के लिए। ग्लोसरी। क्रॉप क्या होता है? प्लांट ऑफ सेम टाइप ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज़। ऐसे पेड़ जो एक ही जैसे होते हैं और उगाए जाते हैं, पेड़ या पौधे बहुत सारे अमाउंट में, बहुत सारी तादाद में। सोइंग, प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द प्रिपेयर्ड सॉइल फॉर जर्मिनेशन। सोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बीज डालते हैं सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, कोई सी भी मिट्टी हो चाहे, ताकि उसमें से पौधा निकल सके। मैन्योर, ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। मैन्योर एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि मरे हुए पेड़ पौधों के वेस्ट, जो गंदगी होती है, वो सड़ने के बाद जब माइक्रोब्स उन पर अटैक करते हैं तो वो बनता है मैन्योर। इरिगेशन, प्रॉपर प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स इन अ फील्ड। इरिगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम पानी देते हैं पेड़ पौधों को फील्ड में।
weeding, process of removing weeds from the field without harming the crops. किसी भी अनवांटेड प्लांट को निकालना जो हम नहीं चाहते उसे फील्ड से निकालना जो कि बिना अपनी फसल को नुकसान पहुँचाए, उसे हम वीडिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग, कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स। हार्वेस्टिंग होता है काटना या इकट्ठा करना, काटना और इकट्ठा करना अपनी जब वो फसल बन के तैयार हो जाती है। थ्रेशिंग, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ चाफ फ्रॉम द ग्रेन, अलग करना अपने अनाज को उसके छिलके से, चाफ से। सीलो, सिलेंड्रिकल कंटेनर फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन। सीलो जो है सिलेंड्रिकल टाइप कंटेनर होता है अनाज को स्टोर करने के लिए, अनाज को रखने के लिए लंबे समय तक इकट्ठा करके रखने। ग्रेनरी, स्टोर हाउस ऑफ स्टोरिंग ग्रेन। ये स्टोर हाउस होता है एक तरीके का बहुत बड़ा जिसके अंदर अनाज रखा जाता है लंबे समय तक। एनिमल हस्बेंड्री, प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग डोमेस्टिक एनिमल। एनिमल हस्बेंड्री होती है जिसमें उनका ब्रीड करवाया जाता है, मेटिंग करवाई जाती है और फिर उन्हें पाला जाता है। सो प्लीज़ लाइक, subscribe and share my videos. Thank you friends. For more, if you have any doubts, queries or any type of problem in my any video, so please ask me in the comment box. Write it in the comment box.